225 सुशील कुमार सिंह। नंबर 225 उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा मूल प्रश्न क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से संबंधित है। माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसको देखते हुए मैं ये जानना चाहता हूँ, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY की एक उप योजना फसल विविधीकरण कार्यक्रम CDP को हरित क्रांति वाले मूल राज्यों अर्थात हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्ष 13-14 से कार्यान्वित कर रहा है। माननीय महोदय, जैसे धान के फसल में बहुत अधिक पानी लगता है और ये 140 दिनों का फसल है। इसके कारण जहाँ जहाँ धान का उत्पादन अधिक होता है उन राज्यों में भूजल स्तर बहुत नीचे जा रहा है। जहाँ 40-50 फुट पे पानी मिलता था वहाँ आज 200-300 फुट नीचे जाना पड़ रहा है। साथ साथ उसके चलते एक और दिक्कत ये आ रही है महोदय कि अत्यधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरक के उपयोग से प्रयोग से जल प्रदूषित भी हो रहा है। तो ये दो कारण हैं जिससे लोगों के स्वास्थ्य भी खराब हो रहे हैं, जल की उपलब्धता भी कम हो रही है और परेशानी आ रही है। पिछले माननीय मंत्री महोदय जी ने अपने जवाब में 13-14 वर्ष की चर्चा की है। मैं जानना चाहता हूं कि पिछले 8 वर्षों में इस दिशा में क्या प्रगति हुई है, कहां तक हम आगे बढ़े हैं। इस दिशा में किसानों को बचाने के लिए, उनकी आमदनी को आगे बढ़ाने के लिए और लोगों के स्वास्थ्य की चिंता को देखते हुए हम 8 वर्षों में कहां तक आगे पहुंचे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है, एक तो उन्होंने पानी नीचे जाने की बात कही है। ये सही है कि हमारे वहाँ पर पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहाँ पर जैसा कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जो प्रोग्राम के तहत इन जिलों को, इन प्रदेशों को लिया गया है और इसके अतिरिक्त भी हमने इस प्रोग्राम को, जैसा कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए टोबैको के भी जो तंबाकू के प्रदेश हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। और इसके लिए हमें नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत भी हमने कार्यक्रम में इसको सम्मिलित किया है और साथ ही हमारे जो RKVY रफ्तार योजना है उसमें भी इसमें शामिल किया है और MIDH के जो हमारी हॉर्टिकल्चर है उसके अंदर भी इनको सम्मिलित किया जाए ताकि ये जो समस्या है इसका समाधान हो सके। क्योंकि जैसा कि धान की बात की है, रिसर्च के अनुसार ये भी सामने आया कि एक चावल के अंदर अगर चावल की जो खेती होती है, 1 किलो चावल के उत्पादन में लगभग जो है वहाँ या धान के अंदर जो पानी का उपयोग होता है, 1 किलो धान अगर उत्पादन करना है तो उसमें कम से कम तो भी 3000 से 5000 लीटर की पानी की आवश्यकता होती है। तो इसलिए ये जो सारी समस्या उसका समाधान है कि आने वाले समय में हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करके और किसान को वैल्यू एडेड आधार पर उनको इनकम मिले, उनको फसल उस दिशा में जाए। इसलिए सरकार ने कई कदम उठाए और डाइवर्सिफिकेशन पर जाने वाले जो इन प्रदेशों के किसान हैं उनके लिए सरकार ने जो दलहन के अंदर जो सब्सिडी के तौर पर उनको 9000 रुपये प्रति हेक्टर देने का प्रावधान किया और तिलहन के अंदर भी मूंगफली के अंदर 10,000 रुपये हैं, सोयाबीन में 6,000 रुपये प्रति हेक्टर और मोटे अनाज के अंदर भी 6,000 रुपये प्रति हेक्टर है। और इसी तरह से जैसा कि इसको जैविक खेती के अंदर भी बढ़ावा देने वालों के लिए जैविक खेती के अंदर भी उनको अलग से सहयोग प्रदान किया जाता है और कपास के अंदर या जो भी इसमें डाइवर्सिफिकेशन में कपास में जाएंगे उनको 8,000 रुपये अलग अलग वैरायटी के अनुसार 10,000 रुपये तक है और हर मेड़ पर पेड़ है तो उसमें भी 2,000 रुपये का प्रावधान किया गया है हेक्टर के अनुसार। और इस तरह से कुल मिलाकर कि इस फसल से दूसरी और जाए और हॉर्टिकल्चर की ओर अगर जाएंगे तो उसके अंदर भी इसके अंदर वानिकी के अंदर 10,000 रुपये प्रति हेक्टर का प्रावधान किया गया है। ताकि डाइवर्सिफिकेशन पर किसान जा सके। महोदय,
मेरे प्रश्न के जो उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिए हैं, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ, और मेरा जो प्रश्न है और इनका जो उत्तर है वो मुझे लगता है कि मेरी जो आशंका है उससे माननीय मंत्री जी सहमत है। और मेरी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी कृषि के क्षेत्र में किसानों की आमदनी दोगुना करने के लिए जितना प्रयासरत है, शायद कोई दूसरी सरकार अभी तक देश के अंदर ऐसा काम नहीं कर सकी थी। उसी बात पे चलते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो किसान पिछले 50 वर्षों से कोई एक फसल उगा रहा है, अचानक से उसे कहा जाएगा कि आप कोई दूसरी फसल उगाओ, तो शायद उसके लिए वो मानसिक तौर पर तैयार नहीं हो। जब तक उसे उस बात की गारंटी नहीं दी जाएगी कि आपकी ये फसल सुरक्षित होगी, इससे आपको लाभ होगा, आमदनी होगी। इसी संदर्भ में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जैसे मोटे अनाज, धान और गेहूं का जो फसल है, ये कम रिस्की है महोदय। इसको उगाना, इसका उत्पादन करना कम रिस्की है। वहीं दलहन और तिलहन की जो खेती है, आमदनी उससे किसान को अधिक होती जरूर है, लेकिन वो अधिक रिस्की है। जैसे हमारे, बस मैं अपने प्रश्न पर आ रहा हूं महोदय। अब मैं माननीय सदस्यों को कई बार आग्रह कर चुका हूं कि शॉर्ट में प्रश्न पूछे तो शॉर्ट में उत्तर दे। आप नहीं मानोगे तो मैं बीच में काट कर भी नाम बोलूंगा। नहीं महोदय, मैं आपकी बात का अक्षरशः पालन कर रहा हूं। जैसे आपका प्रश्न पूछो, आप क्या प्रश्न? हाँ, प्रश्न ही पूछ रहा हूं महोदय। हाँ, जैसे दलहन में मसूर की खेती अत्यधिक रिस्की खेती है। माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया, सरकार सहायता जो कर रही है या करने जा रही है वो स्थायी है, लेकिन अचानक से फसल नष्ट हो जाता है दलहन तिलहन की, तो उसकी गारंटी सरकार देने के विषय में क्या सोच रही है? तब तो किसान इस ऐसे फसलों को उत्पादन करना चाहेंगे। मैं ये जानना चाहता हूं कि आकस्मिक नुकसान पे सरकार उनको किस तरह का मदद देने की सोच रही है। माननीय मंत्री जी से मैं ये जानना चाहता हूं आपके माध्यम से। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, सरकार कई रूप में मदद कर रही है। चाहे किसान को अगर आकस्मिक नुकसान हो जाता है तो फसल बीमा योजना के तहत भी उनको सहायता प्रदान की जाती है, और अगर अधिक नुकसान जैसा कि आपदा आ जाती है तो SDRF NDRF फंड के माध्यम से भी सहायता प्रदान की जाती है। और इसके अतिरिक्त भी किसान सम्मान निधि के तौर पर भी उनको सहायता प्रदान की जाती है। और इसके तहत ही दलहन और तिलहन की जो MSP है, उसके MSP के ऊपर भी खरीद होती है। जहां पहले MSP के ऊपर जहां खरीद होती थी उस समय रेट और अभी 1.5 गुना करके, और उससे उसको ताकि उनको किसानों को सही रेट मिल सके, तो इस दिशा के अंदर निश्चित रूप से प्रयास किए जाए। नई वेराइटियां भी निकाली है ऐसी, जैसा मैंने पहले भी बताया कि कई ऐसी वेराइटी है जो क्लाइमेट के अनुसार नई वेराइटियों का इजाद किया गया है, तो वो कम समय के अंदर अधिक इल्ड देने वाली भी वेराइटियां निकाली गई है, जिससे भी किसान उपयोग करे, अगर अपने खेत में बोएगा तो उससे बढ़ेगी।